वैक्सीन में पहले चीज़ें आपको कुछ बताई थी मैंने कि वैक्सीन एक ऐसा तरीक़ेकार है जो हम बीमार होने से पहले यूज़ करते हैं। वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम, वैक्सीन जो है हम इम्यूनाइज्ड होने के लिए, अपने आप को बीमार होने से पहले प्रोटेक्ट करने के लिए जो दवाई अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो ये केमिकल सब्सटेंस के लिहाज से हमारे WBC को ट्रेंड करने के लिए होता है। और वैक्सीन्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या हम कहते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज काज कर रहे हैं उनका कोई पार्ट होता है या उसका कोई सरफेस प्रोटीन होता है या डेड किल्ड फॉर्म में उन जानदारों को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। तो वैक्सीन एक जदीद तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो है ज़्यादातर डिजीज़ जो हैं उनके वैक्सीन अवेलेबल हैं। इन्फ्लुएंजा का है, जैसे टीबी का है, हेपेटाइटिस ए और बी का है, इसी तरीके से ऑलमोस्ट जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास अगेंस्ट द डिजीज़ अवेलेबल हैं। मगर कुछ हिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो मैंने पहले भी बताया था कि एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा वैक्सीन को इन्वेंट किया, और वो स्पेशली फॉर द काउ पॉक्स या हम कहते हैं कि जो है पॉक्स के लिए था। और ये पॉक्स डिजीज जो है, जैसे आजकल हम पोलियो को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से ये पॉक्स जो डिजीज है वो ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ जो है डोज दिए जाते हैं, छोटे बच्चों को दवाई दी जाती है, जो ज़्यादातर छोटा बच्चा जो है उसको इंजेक्शंस लगाई जाती हैं। तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर जो है तकरीबन काफ़ी सारी डिजीज़ जो होती हैं उनके वैक्सीन लगाए जाते हैं। उनमें से एक ग्रुप ऑफ वैक्सीन है, वो ग्रुप ऑफ वैक्सीन जो है वो MMR के लिहाज से जाना जाता है। MMR का मतलब है कि ये डिजीज जो है 3-in-1 वैक्सीन है। एक वैक्सीन है 3 बीमारियों के लिए, 3-in-1 डिजीज के लिए वैक्सीन है। और वो 3 बीमारियां कौन सी हैं? वन इज द मिजल्स, अदर वन इज द मॉम्स, थर्ड वन इज द रोबेला, और वी कैन से द जर्मन मिजल्स भी इसको कहा जाता है। तीन ऐसी बीमारियां जिनके लिए एक वैक्सीन यूज होता है, उसको MMR वैक्सीन कहा जाता है। और वो मिजल्स के लिए है। मिजल्स हम कहते हैं जो आजकल खसरा होता है, मम्स कहते हैं जिसमें ये गले आ जाते हैं, मीन्स अंदर से स्वेलिंग हो जाती है। टॉन्सिल्स होते हैं, वो टॉन्सिल्स की हम बात नहीं कर रहे, ये गले सूज जाते हैं इसे। तो उस दवाई या उस केमिकल सब्सटेंस मीन्स उस दवाई के यूज करने से वो नहीं होते मम्स। और रोबेला जो जर्मन मिजल्स भी कहलाती है, वो भी मिजल्स है एक टाइप की, मगर जर्मन मिजल्स उसको हम कहते हैं, वो कॉमन है। आज हम जिस चीज की तरफ हम चलेंगे वो है एंटीबायोटिक्स। सर, इससे पहले वाली जो वैक्सीनेशन वाली स्लाइड थी सबसे फर्स्ट, वो दिखा दें प्लीज। ये वाली नहीं, इससे पहले वाली। ये वाली बेटा, यस सर, थैंक यू। देखें तो ये बस सर, हो गया। यस सर, भले। वैक्सीन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल इंसर्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी बीमार होने से पहले अपनी तैयारी कर लें, बीमारी से पहले तैयारी कर लें। तो ऐसी तैयारी को हम नाम देते हैं कि ये वैक्सीनेशन है। और इसमें हम जहाँ तक पहुँचे थे, हमारा जो मेन टॉपिक आज है वो एंटीबायोटिक्स है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी वर्ड की मीनिंग है बेटा अगेंस्ट, अगेंस्ट। और बायो मीन्स लाइव, केमिकल्स यूज अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी। ऐसी दवाई, ऐसा केमिकल सब्सटेंस
जो बीमार होने के बाद अगर आपकी हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जो आप दवाई दे रहे हैं, दैट्स नोन एज अ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं वो जब बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, तब हम एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं। जब एंटीबायोटिक दवाई देने की तब जरूरत पड़ती है जब हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबिलिटी होती है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं है तो हम दवाई नहीं देते, हम एंटीबायोटिक नहीं देते। एंटीबायोटिक्स जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ केमिकल रिक्वायर्ड टू, small quantity of chemical substance required to kill the microorganism. Small quantity of substance is very small quantity of substance required to kill the microorganisms. Antibiotics हैं क्या असल में chemicals used to kill microorganisms inside the body. तो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए जो दवाई हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस या उस मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है कि ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक just 1 minute, just one
सॉरी बेटा, सॉरी। तो हम जो है कहाँ तक पहुंचे थे, इस जगह पे थे। तो सर आपने डेफिनेशन लिखवाई थी। हाँ सॉरी बेटा, थोड़ा It's okay, sir. No problem. तरीके से अगर हम देखते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है मेडिसिन के लिहाज से केमिकल सब्सटेंसेस हैं कुछ, और उन केमिकल सब्सटेंस के लिहाज से अगर हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो केमिकल हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में या टेबलेट की फॉर्म में, जो दवाइयां हम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उन केमिकल सब्सटेंस को हम नाम देते हैं कि आजकल जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं जैसे आगमेंटिन है, इमोक्सिल है, या इस टाइप के कैलेरिसिड है, ये तमाम मेडिसिन जो आप यूज कर रहे हैं ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं आपके। एंटीबायोटिक पहली मरतबा बेटा जो है फ्लेमिंग, फ्लेरे और चेन ने वर्क किया था, मगर फर्स्ट टाइम फ्लेमिंग वाज द साइंटिस्ट। फ्लेमिंग पहला साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा इसके ऊपर वर्क किया था। फ्लेमिंग पहला साइंटिस्ट था। फ्लेमिंग 1940s में इसने पहली मर्तबा एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस कराई थी। एंटीबायोटिक कहाँ से ली थी इसने? एंटीबायोटिक बेटा इसने स्पेशली पेनिसिलिन से ली थी। पेनिसिलियम नोटेटम ऑर्गेनिज्म था, उससे ली थी। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, this is the scientific name of organism. This is a fungus. इस फंगस से पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस कराई इसने। पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस कराई। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, उसमें से पेनिसिलिन ली। केमिकल नाम जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन केमिकल सब्सटेंस किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया इसने? नॉर्मली इसने क्या किया बेटा, एक कंटेनर या एक जगह पे इसने देखा कि दुनिया में हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं, मगर जहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम जानदार अवेलेबल था, फंगस अवेलेबल था, वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था। तो ये परेशान हो गया कि भाई नेचुरली एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इवन ऑन द बॉडी, ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं, मगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस जगह पे क्यों नहीं अवेलेबल? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसने क्या किया कि उसकी जो अराउंड एंड सराउंड मीडियम था उसमें केमिकल्स को चेक किया, और जब केमिकल्स को चेक किया तो पेनिसिलिन का जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल था, पेनिसिलियम नोटेटम का, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल था, उस एक्सक्रिएटरी मटेरियल को जब उसने स्टडी किया तो उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल मिला जिस केमिकल में इस जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने की जो है खासियत थी या ऐसी कंडीशन थी। तो उस जानदार से मिलने वाला उस केमिकल जो है उसका नाम इसने रखा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है, और फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन that collected from the Penicillium notatum fungus. Penicillium notatum fungus से ये मटेरियल मिला था हमें। और इसको अगर हम आगे देखते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम के लिहाज से अगर हम आगे देखें तो इस जगह पे हमारे पास जो है बहुत ज्यादा चीजें जो हैं अवेलेबल हैं। ये देखें बेटा, एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। और उसके बाद इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक मेडिकेशंस आर वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सच इन्फेक्शंस। मींस वैक्सीन और एंटीबायोटिक में ये फर्क है कि वैक्सीन बीमारी होने से पहले हम बंदे को तैयार करते हैं,
उसकी बॉडी को तैयार करते हैं फ्यूचर रिस्पॉन्स के लिए। और एंटीबायोटिक जो दवाई हम यूज करते हैं वो फ्यूचर रिस्पॉन्स के लिए नहीं होती, वो उसी टाइम उसकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको मारेगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, वरना उसकी बॉडी को, अपनी बॉडी को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो एंटीबायोटिक जो है दैट आर द मेडिसिन्स, कुछ स्पेशल मेडिसिन हैं जो हम स्पेशली यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं दे मे आइदर किल और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रोकते हैं या उनको खत्म करते हैं या उनकी तादाद को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हमारे पास। अब अगर एंटीबायोटिक हम देखें, एंटीबायोटिक्स जो है बेटा बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास, आर नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शंस। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो उन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक सजेस्ट नहीं की जाती। मीन्स आपको इन्फ्लुएंजा है, आपको कोरोना है, आपको कोई भी डिजीज है, तो आपके लिए वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि पहले वायरस का इन्फेक्शन हो, फिर उसके बाद उस वायरस के इन्फेक्शन के ऊपर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सुपर इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है, तो उस दवाई को हम या इस दवाई को हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, फ्लू के दौरान हमें वायरल इन्फेक्शन होता है, फिर बाद में क्या होता है कि बॉडी में से स्प्यूटम बलगम रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये जो स्प्यूटम बलगम हम बॉडी से रिलीज करवा रहे होते हैं। जी बेटा मिनाइल बताएं। सर मुझे ये पूछना था कि आपने कहा एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं होते, और सर अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं वो मतलब अगर नॉर्मल आपको फ्लू है या फिर बुखार है तो वो एंटीबायोटिक्स जो है वो सजेस्ट नहीं करते हैं। तो सर क्यों वो मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तभी वो एंटीबायोटिक्स को रेफर करते हैं? पर इन्फेक्शन हो जाता है तब मीन्स वायरस ने आपके बॉडी पार्ट को नुकसान दिया और उस जगह पे वायरस भी अवेलेबल है, अब बैक्टीरिया भी आ गए हैं उस जगह पे। तो वायरस की जगह पे बैक्टीरिया भी जब आ जाते हैं वायरस के साथ, तो आपको ज्यादा नुकसान या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप उस दौरान जो एंटीबायोटिक कम्प्लेक्सिटी में यूज कर रहे होते हैं वो वायरस के लिए नहीं होती, वो उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए होती है जो वायरस की जगह पे या वायरस के साथ वो सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट एनिमी आपका जो है उसके साथ आ गया। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक वायरस के लिए नहीं होती, क्योंकि एंटीबायोटिक करती क्या है असल में देखें बेटा, एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, उन एंजाइम को ये ब्लॉक करते हैं, जबकि वो वायरस में एंजाइम्स होते ही नहीं है। एंटीबायोटिक का मेन प्रोसेस या प्रॉब्लम क्या होता है या मैकेनिज्म, ब्लॉक enzymes are required for metabolism and cell wall synthesis, जबकि वायरस के अंदर ये दोनों चीजें नहीं होती। वायरस के अंदर नई सेल वॉल होती हैं और वायरस के अंदर नई एंजाइम्स होते हैं। तो वायरस के अंदर जब ये दोनों चीजें अवेलेबल ही नहीं है तो एंटीबायोटिक इनको ब्लॉक कैसे करेगा? तो एंटीबायोटिक इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक द एंजाइम्स, और एंजाइम्स को ब्लॉक करता है, और सेल वॉल बनाने के लिए जो सिंथेसिस के लिए मटेरियल्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है ये। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो हैं बीमार होने के बाद अगर खुदा न खास्ता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम जो अपनी बॉडी के अंदर मटेरियल्स को इंजेक्ट करते हैं उन केमिकल्स को हम नाम देते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं 3 या 2 से 3 टाइप की डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक होती है शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बेटा कुछ हमारे पास होती हैं शॉर्ट स्पेक्ट्रम। शॉर्ट स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि थोड़ी चीजों के लिए, ये गिनी चुनी चीजों को मारने के लिए होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलती हैं। एक होती है शॉर्ट स्पेक्ट्रम, कहते हैं कि अच्छी एंटीबायोटिक दे रहा हूं,
डॉक्टर कहता है ये अच्छी एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने की सलाहियत है उसके पास। शॉर्ट स्पेक्ट्रम कुछ गिने चुने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं दूसरे। और तीसरे हमारे पास जो पाए जाते हैं बेटा वो है थर्ड जनरेशन। मगर पाकिस्तान में हम थर्ड जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड जनरेशन तो शॉर्ट स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं, ब्रॉड ऑर्गेनिजम्स जो हैं ज्यादा तादाद में। मगर थर्ड जनरेशन जो होता है हम कहते हैं कि ये हमारा हथियार है। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए दवाई वर्क नहीं करती तो हम थर्ड जनरेशन को अप्लाई करते हैं। नॉर्मली इंटरनेशनली क्या होता है, पहले शॉर्ट स्पेक्ट्रम दवाइयां देते हैं, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयां देते हैं, फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन। जबकि पाकिस्तान में हम स्टार्ट थर्ड जनरेशन से करते हैं। जब हम थर्ड जनरेशन से स्टार्ट करते हैं तो हमारा लिवर, हमारी किडनी या बॉडी के ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है बॉडी के अंदर प्रॉब्लम। जी बेटा इकरा। इकरा I want to ask, what does spectrum means? स्पेक्ट्रा मीन्स वैसे तो रेडिएशन के लिए कहते हैं, मीन्स ज्यादा फैलाव है उसका, उसके लिए यूज किया जाता है। मगर शॉर्ट स्पेक्ट्रम का इस जगह पे ये है कि थोड़ी सी चीजों को मारने के लिए। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कुछ ज्यादा चीजों को मारने की सलाहियत है इसमें। थर्ड जनरेशन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये ज्यादातर मैक्सिमम नंबर या इनके पास ज्यादा सलाहियत होती है कि ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सके। ये पावरफुल एंटीबायोटिक होती है जो ज्यादातर, जो आजकल आप आगमेंटेड आप दवाई देखेंगे उसके रेपर पे लिखा होता है बाहर कि ये थर्ड जनरेशन है, या उसके बाद बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो आपको मिलती हैं उनके बाहर रेपर पे लिखा होता है कि ये थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। थर्ड जनरेशन का मतलब क्या है कि ये मोर पावरफुल है। मगर ज्यादातर करना क्या चाहिए कि हम शॉर्ट स्पेक्ट्रम से यूज करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम भी वर्क करे। थर्ड जनरेशन में अगर आप यूज करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाता, आपके इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग ही नहीं होती, आपकी बॉडी इम्यूनाइज्ड नहीं होती, जिसकी वजह से आपको छोटे सा छोटा कोरोना वायरस भी आपको तबाह कर रहा है। तो मीन्स नॉर्मली होना क्या चाहिए, शॉर्ट स्पेक्ट्रम फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम फिर थर्ड जनरेशन की तरफ हम दवाइयों के लिहाज से जाएं। मगर जब हम थर्ड जनरेशन में ही चले जाते हैं फिर हमें परेशानी या प्रॉब्लम होता है। तो एंटीबायोटिक बहुत सारी अवेलेबल हैं। जब अगर आप नाम लेना चाहें तो आपके पास आगमेंटन है बेटा, ये मेडिसिन आप यूज करते हैं, और पेनिसिलिन यूज करते हैं, और भी कुछ दवाइयां हैं जैसे आपके पास क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, एक्सेट्रा, क्लोरेलिन, क्लोरेलिन भी एंटीबायोटिक है। तो ये तमाम दवाइयां जो होती हैं इनको हम नाम देते हैं कि दीज आर द एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स वो हैं जो ज्यादातर हमारी बॉडी को स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं। मगर बचाने का मतलब ये है कि जब आपको माइक्रो, क्या होता है कि हम घर में बैठे ही जैसे भाई का बहन का कोई भी टैबलेट कोई दवाई बच जाती है तो हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये दवाई खाने से आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आपको किसी और दवाई की जरूरत हो, आप कोई और खा रहे हो। एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली कुछ चीजों के लिए काम करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते। आपको जो इशू है मे बी उसके लिहाज से आपकी एंटीबायोटिक कोई वर्क नहीं करती हो, मगर उल्टा आपकी किडनी को, आपके लिवर को जाकर डैमेज करे या नुकसान दे। तो एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन्स वी आर यूजिंग अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के खिलाफ हम इनको यूज करते हैं। आगे चले हम, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। अब अगर हम बेटा आगे आते हैं तो नेक्स्ट वन इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस की मदद से अगर हम ट्रीटमेंट करें तो उसको रेडियोथेरेपी कहा जाता है। और रेडियोथेरेपी जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। पास्ट में तो कीमोथेरेपी थे ही नहीं, केमिकल्स जो है अवेलेबल ही नहीं थे,
तो इस वजह से रेडिएशंस को ज्यादा यूज किया जाता था। तो रेडिएशंस की मदद से हम कैंसर के जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या करते हैं कि ये कैंसर है इस जगह पे, और इस जगह पे सेल्स अवेलेबल हैं, एबनॉर्मल सेल्स। तो इन एबनॉर्मल सेल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और रेडिएशंस देकर इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन से बेटा हम तादाद को कम करने की कोशिश करते हैं। जब रेडिएशंस की मदद से इनकी तादाद कम हो जाती है तो फिर हम कुछ और मेडिसिन देते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। तो आजकल रेडियोथेरेपी की मदद से लेजर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। लेजर ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी, लेजर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। अब ये लेजर ऑपरेशंस जो हैं किस तरीके से हो रहे हैं ये देखें। रेडियोथेरेपी में आप एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, चाहे आपके दांत का हो, आपके बोन्स का हो, आपके बॉडी पार्ट्स का हो, तो ये तमाम चीजें जो है किस में आती हैं, रेडियोथेरेपी में आती हैं। आपको क्या पता कि आपका इंटरनली बोन कितना टूटा हुआ है, आपको क्या पता कि आपका जो दांत है वो किस तरीके से है। आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं कि वो रेडियोथेरेपी है। ट्रीटमेंट बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एक्सरेज हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये रेडियोथेरेपी है। तो रेडियोथेरेपी कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए भी हम यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी कैंसर के लिए और ट्यूमर के लिए भी हम कॉमनली यूज करते हैं। इस जगह पे आप देखें जी बेटा, मिनाल पूछें। सर आप प्लीज मुझे थोड़े साइड इफेक्ट्स बता दें ये रेडियोथेरेपी के। और सर की श्रिंक, और सर श्रिंक जी नहीं रेडियोथेरेपी। बेटा कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, अगर रेडिएशन, नहीं सर रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के ना बेटा जी सर। रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि अगर रेडिएशंस उस प्रॉपर जगह पे नहीं लगे और दूसरी जगह पे दूसरे बॉडी सेल्स को लगे तो वो दोबारा कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स नॉर्मली आप गए थे स्टोन को क्रश करवाने और स्टोन से अलावा अगर किडनी के किसी पार्ट को डैमेज कर देते हो तो वहां पे किडनी डैमेज हो सकती है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि रेडिएशंस जो होते हैं वो हाईली डेंजरस होते हैं और उनकी वजह से म्यूटेशन हो सकती है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि रेडिएशन अगर करवानी है, रेडियोथेरेपी अगर करनी है, तो नॉर्मली क्या करना चाहिए कि किसी प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वरना ये हो सकता है कि प्रॉपरली रेडियोथेरेपी ना होने की वजह से कैंसर हो सकता है या किडनी भी डैमेज हो सकती है या कोई और ऑर्गन भी नुकसान में चला जाता है। बेटा कीमोथेरेपी जो है वी आर यूजिंग केमिकल्स फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। फॉर नॉर्मली आजकल जो दवाइयां मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं वो भी ड्रग्स हैं। कीमोथेरेपी इज अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज वन और मोर एंटी कैंसर ड्रग्स हम यूज करते हैं। पार्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कीमोथेरेपी रिजिम या कीमोथेरेपी टेक्निक्स उसका जो है एक हिस्सा है ये। Chemotherapy may be given with the curative intent or it may aim to prolong life or reduce the symptom. Chemotherapy में क्या होता है कि पहले हम रेडियोथेरेपी करते हैं, पहले हम क्या करते हैं बेटा, रेडियोथेरेपी करते हैं। स्टार्ट में पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रेडियोथेरेपी करते हैं। रेडियोथेरेपी की मदद से डिक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल्स में उनकी तादाद को हम कम करते हैं। देन टारगेट फ्यू रिमेनिंग एबनॉर्मल सेल्स with chemicals. नॉर्मली हम क्या करते हैं कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों साथ चलते हैं। हम पहले रेडिएशंस दे रहे होते हैं,
रेडिएशंस की मदद से जो कैंसर के सेल हैं वो कम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जब कम हो जाते हैं तो कंप्लीटली कैंसर के सेल्स को हम रेडिएशन से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कुछ कम हो जाते हैं फिर दोबारा रेडिएशन देते हैं तो उसके इर्द गिर्द में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से पास्ट में रेडियोथेरेपी हम कैंसर के सेल्स को कंट्रोल करने के लिए तो यूज करते थे, मगर कैंसर को खत्म नहीं कर सकते थे। आजकल बेटा क्या किया गया है कि रेडियोथेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी को भी ऐड किया गया है। रेडियोथेरेपी से हम कैंसरियस सेल्स को कम करते हैं और कीमोथेरेपी से हम टारगेटेड ऑपरेशन करवाते हैं। हम बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स इंसर्ट करते हैं और उनको टारगेट दिया जाता है टू किल द अनवांटेड अनवांटेड एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के जो तमाम अनवांटेड एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको टारगेट करके उसको मारने की कोशिश करते हैं ये। तो सर कीमोथेरेपी किस चीज के लिए होती है जी? कीमोथेरेपी किस चीज के लिए होती है? कीमोथेरेपी नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर के लिए की जाती है, ओवेरियन कैंसर के लिए की जाती है, यूटेराइन कैंसर के लिए की जाती है, या बॉडी के अंदर जो कैंसरियस सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उन सेल्स की तादाद को खत्म करने के लिए। देखिए आजकल बेटा कहा जाता है कि कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर का इलाज है, मगर इलाज क्या है कि आपको शुरुआत में पता चल जाए जब उन कैंसर के सेल्स थोड़े से हों और बंदे भी स्टेमिना हो कि उस चीज को बर्दाश्त कर सके। अगर कैंसर स्टार्ट में पता चल जाता है तो आप रेडियोथेरेपी की मदद से उन कैंसर के सेल्स को कम कर सकते हैं, और जो बच्चे कुछ थोड़े से सेल होंगे उनको आप कीमोथेरेपी से टारगेट कर सकते हैं। तो रेडिएशन दोनों कैंसर के लिए होती है। साफ बोले ना बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं कह रही हूँ दोनों ही कैंसर के लिए होती है। हाँ, दोनों कैंसर के लिए आप करवा सकते हैं, मगर रेडियोथेरेपी जरूरी नहीं है कि दोनों सिर्फ कैंसर के लिए हो, और भी काम है ना बेटा। रेडियोथेरेपी से आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, एक्सरेज कर रहे हैं, सिटी स्कैन करवा रहे हैं, तो ये भी आप रेडियोथेरेपी की मदद से करवा रहे हैं। और कीमोथेरेपी की मदद से बहुत सारे केमिकल्स हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। हम अपने आप के अंदर जब इंजेक्शन करवाते हैं तो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए भी होता है, या कैंसर के सेल्स को खत्म करने के लिए भी होता है, या डिफरेंट जो है केमिकल्स हम स्पेशली यूज करते हैं। मगर जो कीमोथेरेपी है स्पेसिफिकली मोर बेनिफिशियल, नॉर्मली तो हम यूज कर रहे हैं, मगर मोर बेनिफिशियल जो है कैंसर के लिहाज से ये लकी ट्रीटमेंट है हमारा। हम कहते हैं कि कैंसर के लिए और एड्स के लिए आजकल कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की मदद से हम ट्रीट कर रहे हैं या उसको किल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीमोथेरेपी आगे हम आए तो कीमोथेरेपी इस तरीके से बहुत सारे जो केमिकल्स हैं हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। मीन्स ज्यादातर कीमोथेरेपी जो है हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जा सके, या हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जब एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं तब कैंसर होता है, और वो कैंसर हमारी बॉडी के अंदर जब होता है तो उस दौरान हम इन केमिकल सब्सटेंस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्लोनिंग। इसको कौन पहचानता है? सर ये डॉली शीप है। डॉली शीप क्या थी? सर ये पहली आई थिंक वो थी जो क्लोनिंग सर ये डॉल जैसी है। ये पहली जो है शीप थी जिसको क्लोनिंग की मदद से बनाया गया था। ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से है, बाय द हेल्प ऑफ क्लोनिंग इसको हमने ट्रीट किया है, हमने इसको डेवलप किया है, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसको जानदारों जो है इसे बहुत सारे जानदार आप बना सकते हैं। क्लोनिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आप अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनवा सकते हैं, मगर ह्यूमन के बट सर ये बैन है ना? ह्यूमन के लिए बैन है, दैट इज अनएथिकल प्रोसेस। मगर आप दूसरे जानदार, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, या उसके बाद हार्स हैं, केट है, डॉग है, ये कॉमनली हम कर रहे हैं। हार्स कर रहे हैं, केट कर रहे हैं, डॉग कर रहे हैं, ये कॉमनली हम स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके मल्टीपल यूजेज हैं। डॉग्स को हम एयरपोर्ट्स पे यूज करते हैं जो एक्टिव और एनर्जेटिक होता है। तो इसी तरीके से क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है
जिससे हम डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और वो डुप्लीकेट कॉपीज कैसे बनाते हैं, ये हम एक पूरा प्रोसेस है जो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से और कैसे हैं। आज टाइम पूरा हो गया है आपका, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप भले पूछ लें।